the system of our body, which is responsible to fight against the infection and to protect the body from various infection diseases, is called as the immune system. And if any partial or complete suppression of this immune response of any individual is called as immunosuppression. And the drugs which are administered to suppress the immune response in our body are known as immunosuppressants. I know, of course, there might be so many questions in your mind that what's the necessity to suppress the body's immune response if it is beneficial to fight against the infection. So I, Kavisha, clinical instructor at Care College of Nursing, is here to answer all your queries in today's lecture. We are going to discuss about the immunosuppressant drug. So first of all, what are immunosuppressant drugs? Immunosuppressant are the drugs which inhibit the cellular as well as the humoral or both type of immune responses and have their major role in organ transplantation and autoimmune diseases. Cellular response, or it is also known as the cell-mediated response, or sometimes it is also called as cellular response or the cell-mediated response, is an immune response that does not involve any antibodies. Rather, it involves the activation of some phagocytes, T lymphocytes, and the release of various cytokines. Whereas the other immunity that is of humoral immunity. तो अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम होता क्या है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम क्या है. इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो फाइट करता है आपके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट. देन आगे जाके मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले ड्रग्स के बारे में जिनका नाम है इम्यूनोसप्रेसेंट. और वहीं मैंने आपको ये भी बताया कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जब इम्यूनिटी का काम ही हमारी बॉडी में फाइट करना है अगेंस्ट इन्फेक्शन की, तो क्या जरूरत है कि हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने आए. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में कि क्या जरूरत पड़ जाती है हमारी बॉडी में कि कभी कभी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमें सप्रेस करना पड़ जाता है, वो भी बाहर से ड्रग एडमिनिस्टर करा के. पर उससे पहले जानते हैं हम टू टाइप ऑफ इम्यूनिटीज जो हमारी बॉडी में होती है. एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी. सेलुलर इम्यूनिटी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये उस टाइप की इम्यूनिटी है जिसमें कि एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं की जाती और ये इंक्लूड करता है रिलीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ साइटोकाइंस और साथ साथ इंक्लूड करता है फैगोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. वेयरएज जो अनदर इम्यूनिटी है वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी. It is also known as the antibody mediated immunity. ये डील करती है विद द एंटीजेंस के संग. ये डील करती है बेसिकली एंटीजेंस के संग और विथ वो एंटीजेंस जो कि सर्कुलेट किए जाते हैं फिर फ्रीली आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल मूव करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट. Now let's now study about the classification of immunosuppressant. अब जानते हैं हम जो हमारा immunosuppressant है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में. जैसे कि आप देख सकते हैं immunosuppressant को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में. सबसे पहला इसमें आता है कैल्सिन्यूरॉन इनहिबिटर्स, जिन्हें कभी कभी स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर्स भी बोला जाता है. ये इंक्लूड करता है एग्जांपल जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलाइमस एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा एमटीओआर इनहिबिटर्स का. इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि साइरोलाइमस, एवरोलाइमस, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन आता है हमारा एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स का, जिन्हें हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी बोलते हैं. ये इंक्लूड करते हैं ड्रग्स जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, क्लोराम्बुसिल, साइक्लोफॉस्फाइड एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का. ये इंक्लूड करते हैं ड्रग्स जैसे कि कोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रेडिसिनिलॉन एक्सेट्रा. देन आता है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है बायोलॉजिकल रेजेंट्स का. ये इंक्लूड करता है ड्रग्स जैसे कि टीएनएफए इनहिबिटर्स, एंटी-CD3 एंटीबॉडी एक्सेट्रा. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट दिस क्लासिफिकेशन इन डिटेल. तो अभी तक हमने जाना कुछ इन ड्रग्स के बारे में, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है. अब पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा calcineurin inhibitors. So what are calcineurin inhibitors? Calcineurin inhibitors are the medicine जो इनिबिट करती है एक्शन ऑफ कैल्सिन्यूरिन. कैल्सिन्यूरिन एक एंजाइम है जिसका काम होता है एक्टिवेट करना टी सेल्स को. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट आर दीस टी सेल्स. टी सेल्स आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जो प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल और की रोल इन द सेल म्यूटेटेड इम्यूनिटी में. तो ये जो हमारी ड्रग है जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन में आ रहा है जिसमें कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, इनका काम है इनहिबिट करना एंजाइम कैल्सिन्यूरिन को, और जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैल्सिन्यूरिन जो हमारा एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल म्यूटेटेड इम्यूनिटी के लिए. अब आता है इसके अंदर जो ड्रग्स आती है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स के अंदर आती है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब जानते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस को. थेरेप्यूटिक यूजेस सबसे पहले जिस ड्रग का आता है वो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. जैसे कि किडनी, लिवर या फिर हार्ट का अगर हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये दी जाती है आइदर अलोन और विद अदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के संग.
नेक्स्ट आता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज, सोरियासिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीवियर कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिपेंडेंट अस्थमा, अर्ली टाइप 1 डायबिटीज, इन सब इम्यूनो जो हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो इम्यूनो सप्रेसेंट है इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। जो साइक्लोस्पोरिन है उसकी डोसेज होती है 10 to 15 mg पर केजी पर डे दिया जाता है और इसे हम लोग एडमिनिस्टर करवाते हैं ओरली। कुछ एडवर्स इफेक्ट भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा नेफ्रोटॉक्सिटी, मींस जो हमारा किडनी है अगर उसमें टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाता है सम पॉइजन सब्सटेंसेस की वजह से तो उसे बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी। नेक्स्ट आता है न्यूरोटॉक्सिटी, अगर जो टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल हो इंक्रीज हो गया ब्रेन में या फिर कोई पैराफेरल एरिया में तो उसे बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिटी। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटोटॉक्सिटी। हेपेटोटॉक्सिटी में आता है जो हमारा लिवर होगा, अगर लिवर में क्या होता है टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं हेपेटोटॉक्सिटी। नेक्स्ट है हाइरिस्टिज्म। हाइरिस्टिज्म इज abnormal growth of hair on a woman's face and body. हाइरिस्टिज्म एक abnormal condition होती है जिसमें वुमेन की हेयर में क्या होता है, जैसे मैन की हेयर में एक्सेसिव हेयर, बॉडी में एक्सेसिव हेयर्स होते हैं, वैसी वुमेन की फेस में एज वेल एज बॉडी में मैन की तरह एक्सेसिव हेयर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज आपका हाइरिस्टिज्म का जो abnormality दिखाई देती है फीमेल्स में एज ए एडवर्स इफेक्ट आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग्स। इसके अलावा कुछ अदर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, हाइपरकैलेमिया मींस ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल हो इंक्रीज होगा, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो इंक्रीज हो सकता है, या फिर हाइपरलिपिडीमिया जो लिपिड का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट जो हमारा देखने को मिलता है होता है हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम। हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स मींस जो हमारे ओवर ग्रोथ होगी गम्स टिश्यूज की वो होगी अराउंड द टीथ, मतलब अराउंड द टीथ कुछ गम टिश्यूज की ओवर ग्रोथ हो जाती है, इसे बोलते हैं हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स। So this was all about the first classification of immunosuppressants that were the calcineurin inhibitors. Next classification is of mTOR inhibitors. Now let's study what are the mTOR inhibitors. mTOR stand for mammalian target of rapamycin. Mammalian target of rapamycin जो फुल फॉर्म है वो है mTOR की। इसका काम होता है ब्लॉक करना एक्टिविटी ऑफ द rapamycin. rapamycin एक टाइप का प्रोटीन काइनेज होता है जो रेगुलेट करता है ग्रोथ फैक्टर को और स्टिमुलेट करता है सेल की ग्रोथ को और एंजियोजेनेसिस को, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स को। जो mTOR इनहिबिटर्स है कुछ के थेरेप्यूटिक यूजेस जो इसके देखने को मिलते हैं, सबसे पहला आता है प्रोफाइलैक्सिस एंड थेरेपी फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन, यानी कि जब भी कभी क्या होता है हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन आप क्या कर रहे हो किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो हमारी बॉडी उस एक्सटर्नल ऑर्गन को एज अ फॉरेन बॉडी क्या करती है कंसिडर करती है। और जैसे कि हमारी बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करता है फाइट करता है। हेंस हमारा इम्यून सिस्टम भी वो जो हमारे बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उसका रिजेक्शन शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या देते हैं ये ड्रग्स इम्यूनोसप्रेशन दी जाती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाए और फाइट ना अगेंस्ट करे उस ऑर्गन के जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और रिजेक्शन शो ना करे। इम्यूनोसप्रेशन ऑल्सो एडमिनिस्टर की जाता है एट द टाइम ऑफ स्टेम सेल, जो हमारी स्टेम सेल रिप्लेसमेंट होती है उसमें भी इन्हें एडमिनिस्टर कराया जाता है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे मैंने आपको बताया था जैसे बॉडी शो करती है रिजेक्शन, एट द टाइम ऑल्सो जब सेल ट्रांसप्लांट होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का हमारी बॉडी स्टार्ट करने लग जाती है कुछ रिजेक्शन। Few example of this classification are such as sirolimus, everolimus, जिसकी डोसेज होती है वो बेसिकली 1 mg दी जाती है। अब कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं बाय दीज ड्रग्स सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरलिपिडीमिया मींस इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इन द ब्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्स इफेक्ट आता है वो आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि जो हमारा प्लेटलेट का काउंट होगा उनमें अगर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा डिक्रीज काउंट हो जाएगा उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज ल्यूकोपेनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज नोन एज द ल्यूकोपेनिया, यानी कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी अगर उसमें काउंट डिक्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। नेक्स्ट आता है हेपेटोटॉक्सिटी, जो हमारे लिवर होगा अगर उसमें टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाता है। मोरएवर अदर एडवर्स इफेक्ट आर सीन जैसे कि हाइपरटेंशन, जीआई डिसफंक्शन, जो डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। So the next classification after the mTOR inhibitors are of the anti-proliferative drugs. These are also known as the cytotoxic drugs. They are the drugs used to destroy the cancer cells. They inhibit the cell division and also causes cancer cells to die as discussed earlier also in my previous lecture अगर आपने देखा of the anti-cancer drugs। कुछ examples इसके देखने को मिलते हैं जैसे कि methotrexate जिसकी डोजेज होती है 10 to 25 mg orally ये दी जाती है। जो हमारी anti-proliferative drugs और जो cytotoxic drug होती है ये बेसिकली यूज की जाती है सबसे पहले in acute glomerulonephritis। जो हमारा acute glomerulonephritis एक टाइप की किडनी डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है SLE यानी कि सिस्टमिक
ल्यूपस एरिथेमेटस, ये एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इनमें जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करने लग जाता है हमारे ओन बॉडी टिश्यूज को। कुछ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट एडमिनिस्टर कराई जाती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मींस जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, खुद हमारे बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, फाइट करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है ओन बॉडी टिश्यूज को। इसे बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर कुछ डिजीज आते हैं जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ SLE यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये कॉज करता है पेन एंड इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। कुछ अदर भी आती है जैसे कि आता है आपका क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज एक टाइप की बाउल एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो अफेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, इट इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है सीवियर सोरियोसिस, ये भी हमारा अनदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है हमारे स्किन को। फ्यू एडवर्स इफेक्ट आर आल्सो ऑब्जर्व्ड सच एज, पहला एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिलता है बोन मैरो में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। अगर बोन मैरो में डिप्रेशन होगा जिसके से क्या होगा, अगर बोन मैरो में ही क्या होता है हमारे WBCs RBCs और जो हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में टेक प्लेस करता है। तो वंस बोन मैरो का डिप्रेशन होगा जिसके वजह होता है जो हमारा WBC का काउंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाता है, हेंस ये कॉज करता है ल्यूकोपीनिया। इसके अलावा प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होगा, हेंस ये कॉज करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा कुछ GI टॉक्सिटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में टॉक्सिटी, हेपेटोटॉक्सिटी और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कॉज हो जाता है ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी को बाय इनहिबिटिंग द लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन को एट हाई डोजेस और आल्सो इनहिबिट करते हैं T और B सेल्स को। जो बेसिक इसके यूजेस देखने को मिलते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो वाइडली एम्प्लॉयड होते हैं एज अ कंपेनियन ड्रग, मतलब साथ में दिए जाते हैं इन कॉन्जुगेशन विद साइक्लोस्पोरिन या फिर अदर इम्यूनोसप्रेसेंट के संग दिए जाते हैं जिस टाइम पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे दिए जाते हैं, या फिर इन केस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे भी लार्ज डोजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। बेसिकली थ्रू द IV रूट ये दिए जाते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड्स के लिए। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी एडमिनिस्टर किया जाता है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दैट आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स का है। इन्हीं बायोलॉजिकल एजेंट्स को कभी-कभी हम लोग बायोलॉजिक्स भी बोलते हैं। जो बायोलॉजिक्स है एक टाइप के क्लास ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जो केमिकली यूज किए जाते हैं फॉर द बायोफार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट ऑफ इन्हें यूज किया जाता है। कुछ कॉमन जो यूजेस के होते हैं हमारे बायोलॉजिक्स के, सबसे पहले आता है जैसे कि ये सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता है जो एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए ये यूज किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता है। सो दीज ऑल आर द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स सच एज माइल्ड हेडेक देखने को मिल सकता है, स्किन में रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लिवर में डैमेज देखने को मिल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सब इसके कॉमनली ऑब्जर्व adverse effect है। So this was all about the classification of immunosuppressant. At last comes the nurse's role. तो अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में, अब हम जानते हैं नर्सेस के रोल के बारे में। हम पढ़ चुके हैं अभी तक के 5 क्लासिफिकेशंस के बारे में, अब जानते हैं नर्सेस का रोल। नर्सेस का रोल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नर्सेस का रोल होता है ये होता है be careful about the sterility of drug administration by using universal precaution and good hand hygiene, because हमने क्या किया, पहले हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे हमने इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देके सप्रेस कर दिया है। तो अगर हम कुछ भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं या फिर हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रख रहे हैं तो हमें अच्छे से स्टेरिलिटी टेक्निक यूज करनी है, प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज करनी है, बिकॉज जो वंस दीज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाता है, हेंस पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के, और चांसेस जो इन्फेक्शन के है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स देनी है ताकि पेशेंट को जो इन्फेक्शन हो हम वो प्रिवेंट करा सके। इसके अलावा ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट जो भी देंगे वो हमें जो भी देनी है वो देनी है किसी भी ग्लास, जो हमारा ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट होगा उन्हें देना है जस्ट टू मिनिमाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो देना है हमें फूड के साथ। हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो अपसेट देखने को मिल सकता है इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट को हमें फूड के साथ देना है। नेक्स्ट आता है ओरल साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग होती है इम्यूनोसप्रेसेंट, वो जब भी हम मिक्स करेंगे तो हमें ग्लास कंटेनर में करनी है, कभी प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं करनी है। नेक्स्ट हमें केयरफुल रहना अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन के रिगार्डिंग और मॉनिटर करना है कुछ लैब रिपोर्ट्स के लिए, जैसे कि सबसे पहले रीनल और लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है बिकॉज पेशेंट में हेपेटोटॉक्सिटी और रीनोटॉक्सिटी के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग CBC का टेस्ट करते हैं ताकि कंप्लीट ब्लड काउंट हम चेक कर सके कि पेशेंट का जो CBC है वो इंक्रीज तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन में जो CBC का काउंट होता है बहुत लेवल तक इंक्रीज हो जाता है।
तो ये था हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा हमारी बॉडी के जो शो करता है 2 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें मैंने पहले आपको बताया सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था कैल्सिन्यूरॉन इनहिबिटर्स का, सेकंड था हमारा एमटीओआर इनहिबिटर्स का, उसके बाद हमने पढ़ा एंटी प्रोलिफरेटिव या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का, देन हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, और एट लास्ट हमने पढ़ा बायोलॉजिक्स का। उसके बाद हमने पढ़े इनके इंडिकेशंस, इसके कुछ इंडिकेशंस, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है, क्या इनकी डोजेस हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा नर्सेस का रोल। थैंक यू सो मच, होप्स आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी।